आज के इस गहरे विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा उन सभी डेटा प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स और तकनीकी दुनिया से जुड़े उन जिज्ञासु दिमागों के लिए है जिन्हें डेटा की ताकत और उसकी चुनौतियों में गहरी दिलचस्पी है। हाँ, और आज का विषय सच में बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जिसे रॉयल रिसर्च ने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है मास्टरिंग बिजनेस इंटेलिजेंस, स्पीड एंड एफिशिएंसी। देखिए, स्थिति की कल्पना कीजिए। एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी के पास पिछले 10 सालों का करोड़ों ग्राहकों का डेटा मौजूद है। उस डेटा से इनसाइट्स निकालने और स्मार्ट रणनीतियां बनाने के लिए पावर बीआई, टैब्लू या क्यूलिक जैसे बेहतरीन बिजनेस इंटेलिजेंस यानी बीआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी एक बहुत ही आम और गंभीर समस्या सामने आती है। लगते हैं। मतलब किसी महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के बीच एक छोटा सा सेल्स चार्ट लोड होने में मिनटों का समय ले रहा है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना लगभग हर डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। एक धीमा डैशबोर्ड सिर्फ स्क्रीन पर घूमने वाला एक लोडिंग आइकन नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक साइलेंट किलर है। बिल्कुल सही कहा। जब किसी लीडरशिप मीटिंग में रियल टाइम सप्लाई चेन क्राइसिस को सुलझाने के लिए तुरंत डेटा की आवश्यकता होती है और डैशबोर्ड हैंग हो जाता है, तो सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं होता, इसका सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन की सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से पंगु हो जाती है। एग्जैक्टली। और रॉयल रिसर्च की ये रिपोर्ट बहुत ही विस्तार से बताती है कि स्लो डैशबोर्ड्स के पीछे अक्सर खराब आर्किटेक्चर और अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरीज का हाथ होता है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि तकनीकी रूप से ऐसा क्यों होता है और कैसे इन सिस्टम्स की स्पीड को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है, वो भी बिना अनावश्यक हार्डवेयर अपग्रेड के। आज की इस चर्चा में हम डेटा की उस पूरी यात्रा को डिकोड करेंगे और उन व्यावहारिक रणनीतिक बदलावों पर गौर करेंगे जो एक धीमे थकाऊ सिस्टम को एक हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक्स इंजन में बदल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा के सफर की, यानी डेटा पाइपलाइन की। हाँ, ये सबसे बेसिक और जरूरी हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि बीआई टूल्स मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिके होते हैं: डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और विजुअलाइजेशन। इसको समझने के लिए हम एक विशाल ग्लोबल ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स हब का उदाहरण ले सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है। सबसे पहला कदम है दुनिया भर की अलग-अलग फैक्ट्री से कच्चा माल या प्रोडक्ट्स इकट्ठा करना। ये डेटा एक्सट्रैक्शन है, जहां अलग-अलग डेटाबेसेस और क्लाउड सोर्सेज से कच्चा डेटा खींचा जाता है। बिल्कुल। दूसरा कदम है हब के अंदर उन प्रोडक्ट्स की छटाई करना, उन पर लेबल लगाना, खराब पैकेट्स को हटाना और उन्हें सही डिलीवरी रूट के लिए तैयार करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और अंत में उस तैयार पैकेज को ग्राहक के दरवाजे पर सही सलामत और आकर्षक रूप में पहुंचाना, ये विजुअलाइजेशन है। अब लॉजिस्टिक्स की तरह ही अगर छंटाई केंद्र में ही जाम लग जाए तो डिलीवरी तो लेट होगी ही। रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सबसे बड़ी रुकावट पैदा होती है। ऐसा क्यों है? वो लॉजिस्टिक्स वाला उदाहरण डेटा पाइपलाइन की जटिलता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का चरण ही वो जगह है जहां डेटा को साफ किया जाता है और बिजनेस लॉजिक लगाया जाता है, और यहीं पर क्वेरी की असली भूमिका शुरू होती है। क्वेरी यानी डेटाबेस से जानकारी मांगने वाला कोड। हाँ, वही निर्देश। रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि अगर क्वेरी को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है तो वो पूरे डेटाबेस सर्वर के रिसोर्सेज को सोख सकती है। मतलब पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। बिल्कुल। मान लें कि एक लॉजिस्टिक्स वर्कर को पूरे वेयरहाउस में जाकर सिर्फ नीले रंग के बॉक्स ढूंढने को कहा जाए, लेकिन उसे कोई मैप ना दिया जाए, वो क्या करेगा? वो तो हर एक शेल्फ को चेक करेगा, उसमें तो घंटों लग जाएंगे। वही तो, खराब तरीके से लिखी गई क्वेरी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो फुल टेबल स्कैन करती है, जिससे सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये तो बहुत ही अक्षम या इनएफिशिएंट तरीका लग रहा है। हाँ। तो इस फुल टेबल स्कैन से बचने के लिए रिपोर्ट क्या सुझाव देती है? मुझे याद है इसमें इंडेक्सिंग का काफी जिक्र है। क्या हम कह सकते हैं कि इंडेक्सिंग उस वर्कर को एक मैप या बारकोड सिस्टम देने जैसा है? हाँ, तकनीकी भाषा में कहें तो डेटाबेस टेबल्स में इंडेक्सिंग एक अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाता है जो रिकॉर्ड्स को तेजी से लोकेट करने में मदद करता है। अच्छा। रिपोर्ट विशेष रूप से ये सलाह देती है कि उन कॉलम्स पर इंडेक्स लगाना सबसे जरूरी है जिनका इस्तेमाल अक्सर
वेयर क्लॉजेज में या जॉइन कीज के रूप में किया जाता है। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब कोई यूजर डैशबोर्ड पर रीजन इक्वल्स एशिया फिल्टर लगाता है तो डेटाबेस बैकएंड में एक वेयर क्लॉज चलाता है। अगर रीजन कॉलम पर इंडेक्स है तो डेटाबेस सीधे उसी मेमोरी ब्लॉक पर जंप करता है जहां एशिया का डेटा है। तो उसे बाकी के लाखों रिकॉर्ड्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे एक बात पर संदेह है। हाँ बताइए। क्या सिर्फ इंडेक्स लगा देने से हर तरह की स्लो क्वेरी की समस्या हल हो जाएगी? क्योंकि अक्सर डेटा एनालिस्ट बहुत ही जटिल क्वेरीज लिखते हैं जिनमें दर्जनों टेबल्स जुड़े होते हैं, लिख देते हैं, जिसमें मल्टीपल सब क्वेरीज और नेस्टेड लॉजिक होते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसी क्वेरीज देखी हैं जो 5-5 पेज लंबी होती हैं। बिल्कुल। अब डेटाबेस के ऑप्टिमाइजर के लिए ऐसी क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी जटिल और बड़ी क्वेरीज को छोटे छोटे मैनेज करने योग्य हिस्सों में तोड़ना चाहिए, जैसे टेम्पररी टेबल्स का इस्तेमाल करके। हाँ वही। और साथ ही जहां तक हो सके गैर जरूरी जॉइन से बचना चाहिए। हर एक नया जॉइन डेटाबेस इंजन पर एक्सपोनेंशियल तरीके से अतिरिक्त बोझ डालता है। दिलचस्प है। यानी डेटा को खींचने का तरीका जितना सीधा होगा, स्पीड उतनी ही बेहतर होगी। इसके अलावा जो रिपोर्ट एक और कॉन्सेप्ट की बात करती है, एग्रीगेशंस और प्री कैलकुलेशन की। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मान लीजिए कि किसी रिटेल कंपनी को डैशबोर्ड पर हर दिन अपने पिछले 5 सालों की डेली टोटल सेल्स देखनी होती है। अब अगर सिस्टम हर बार करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज को जोड़कर टोटल निकालेगा तो डैशबोर्ड तो क्रैश होगा ही ना। ठीक इसी जगह प्री एग्रीगेशन गेम चेंजर साबित होता है। रिपोर्ट दृढ़ता से सुझाव देती है कि जो मैट्रिक्स बार बार देखे जाते हैं, जैसे एवरेजेस, सम्स या महीने के हिसाब से सेल्स, उन्हें डेटा वेयरहाउस में ही पहले से कैलकुलेट करके एक अलग टेबल में स्टोर कर लेना चाहिए। तो इससे बीआई टूल का काम आसान हो जाता है। बहुत आसान। जब बीआई टूल डेटा मांगता है तो वो करोड़ों रॉ ट्रांजैक्शंस को नहीं उठाता, बल्कि उस प्री एग्रीगेटेड टेबल की कुछ 100 रोज को उठाता है। उससे नेटवर्क पर ट्रांसफर होने वाले डेटा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। और डैशबोर्ड पलक झपकते ही लोड हो जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मॉडल खराब है तो दुनिया की सबसे अच्छी इंडेक्सिंग और सबसे तेज क्वेरी भी उस सिस्टम को नहीं बचा सकती। यानी नींव ही कमजोर हो गई। एग्जैक्टली। एक गगनचुंबी इमारत के लिए जैसे एक मजबूत और सही तरीके से डिजाइन की गई नींव की जरूरत होती है, वैसे ही तेज एनालिटिक्स के लिए एक उपयुक्त डेटा मॉडल का होना अनिवार्य है। डेटा टेबल्स को एक दूसरे के साथ किस तरह से स्ट्रक्चर और लिंक किया गया है, इसका सीधा असर बीआई टूल की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो इसी डेटा मॉडल की दुनिया में 2 बहुत ही मशहूर और अक्सर चर्चा में रहने वाले नाम हैं, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा। हाँ, ये डिबेट तो हर डेटा टीम में चलती है। डेटा प्रोफेशनल्स के लिए ये बहस बहुत पुरानी है। रॉयल रिसर्च इन दोनों के बीच के चुनाव को कैसे देखता है? इन दोनों के आर्किटेक्चर में मूल अंतर क्या है? ये एनालिटिक्स आर्किटेक्चर का एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है। देखिए, स्टार स्कीमा अपनी सरल और सपाट संरचना के कारण जाना जाता है। इसमें एक मेन टेबल होती है ना बीच में? हाँ, इसमें बीच में एक मुख्य टेबल होती है जिसे फैक्ट टेबल कहते हैं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस या नंबर्स होते हैं, जैसे सेल्स अमाउंट या डिस्काउंट। और इसके चारों ओर डायमेंशन टेबल्स होती हैं। और इन डायमेंशन टेबल्स में क्या होता है? इनमें डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, ग्राहक की जानकारी या समय। अब ये डिजाइन बिल्कुल एक तारे यानी स्टार की तरह दिखता है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम स्टार स्कीमा है। बिल्कुल। और चूंकि इसमें फैक्ट टेबल सीधे डायमेंशन टेबल से जुड़ी होती हैं, इसलिए जॉइंट्स बहुत कम होते हैं। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि तेज रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग के लिए स्टार स्कीमा सबसे बेहतरीन विकल्प है। ठीक है। और स्नोफ्लेक स्कीमा? अगर स्टार स्कीमा इतना तेज है तो कोई स्नोफ्लेक का इस्तेमाल ही क्यों करेगा? इसका नाम तो बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस के मामले में पीछे है? देखिए, स्नोफ्लेक स्कीमा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब डेटा के अंदर जटिल संबंध यानी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और बहुत अधिक पदानुक्रम या हायरार्कीज हों। थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? इसमें डायमेंशन टेबल्स को और छोटे अधिक स्पेसिफिक टेबल्स में तोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, लोकेशन डायमेंशन को शहर, राज्य और देश के अलग-अलग टेबल्स में बांट दिया जाता है। तो ये देखने में बर्फ के एक जटिल टुकड़े जैसा लगता है, इसीलिए स्नोफ्लेक। हाँ, वहीं से नाम आया है। ऐसा करने से डेटा का दोहराव बचता है और स्टोरेज स्पेस कम लगता है। लेकिन जॉइंस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि डेटा कई टेबल्स में बिखरा होता है,
एक साधारण रिपोर्ट बनाने के लिए भी डेटाबेस को कई जॉइंस करने पड़ते हैं, और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ज्यादा जॉइंस का मतलब है धीमी स्पीड। ये तो एक तरह का ट्रेड ऑफ हो गया, स्टोरेज बचाना है या स्पीड बढ़ानी है। अब रिपोर्ट में इसी से जुड़े दो शब्द और आते हैं, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। क्या स्नोफ्लेक स्कीमा एक नॉर्मलाइज्ड मॉडल का उदाहरण है? बिल्कुल सही पकड़ा। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य डेटा को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उसमें कोई दोहराव या रिडंडेंसी ना हो। इससे डेटा क्लीन रहता है? हाँ, इससे डेटा की एकरूपता या कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जो कि ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छी बात है, जहां नया डेटा बार बार लिखा जाता है। लेकिन बीआई टूल्स का काम डेटा लिखना तो नहीं है। वही तो, बीआई टूल्स का काम है उसे भारी मात्रा में पढ़ना, रीड हैवी ऑपरेशंस। इसीलिए एनालिटिक्स में डीनॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। तो डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? इसमें जानबूझकर डेटा को एक ही चौड़ी टेबल में रखा जाता है, भले ही ग्राहकों के नाम या शहरों के नाम बार बार रिपीट हों। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? इससे सिस्टम को अलग अलग टेबल्स को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और डेटा रिट्रीवल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि एनालिटिक्स की दुनिया में थोड़ी सी रिडंडेंसी वास्तव में एक अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम डेटा को एक ही विशालकाय डिनॉर्मलाइज्ड टेबल में रख देंगे, तो वो टेबल तो अरबों रोज का हो जाएगा। ऐसे में डेटा मॉडल्स को मैनेज करने के लिए पार्टीशनिंग और क्लस्टरिंग की तकनीकें आती हैं। क्या हम इसको उस बड़े लॉजिस्टिक वेयरहाउस के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। कल्पना करें कि एक वेयरहाउस में पिछले 10 साल के करोड़ों पैकेट्स बिना किसी क्रम के रखे हैं। एक पैकेट ढूंढने में तो महीनों लग सकते हैं। वही बिना मैप के ढूंढने वाली बात हो गई। हाँ, तो पार्टीशनिंग का मतलब है उस पूरे वेयरहाउस को समय या भूगोल के आधार पर बड़े बड़े ब्लॉक्स में बांट देना। जैसे 2024 के पैकेट्स का ब्लॉक अलग, 2025 का अलग। तो इससे ढूंढना आसान हो जाता है। बिल्कुल। जब बीआई टूल को दिसंबर 2024 का डेटा चाहिए होता है, तो वो बाकी सभी ब्लॉक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इसे पार्टीशन प्रूनिंग कहते हैं, जिससे डेटाबेस का लोड ड्रास्टिकली कम हो जाता है। और इसमें क्लस्टरिंग का क्या रोल है? क्लस्टरिंग का मतलब है उन ब्लॉक्स के अंदर भी एक जैसे रिकॉर्ड्स को डिस्क पर भौतिक रूप से या फिजिकली एक साथ स्टोर करना। जैसे एक ही शेल्फ पर रखना? हाँ, जैसे 2024 वाले ब्लॉक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेट्स को एक ही शेल्फ पर रखना। जब पार्टीशनिंग और क्लस्टरिंग दोनों एक साथ काम करते हैं, तो डेटाबेस इंजन को बिल्कुल सटीक लोकेशन पता होती है कि डेटा डिस्क पर कहाँ रखा है। तो उसे पूरा वेयरहाउस छानने की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम बैकएंड आर्किटेक्चर से बाहर निकलकर उस हिस्से पर आ रहे हैं जो यूजर को, यानी किसी बिजनेस लीडर को सीधे अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है। हाँ, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट का एक पूरा सेक्शन इस बात पर केंद्रित है कि डैशबोर्ड्स का डिजाइन स्पीड को कैसे प्रभावित करता है। अक्सर देखा जाता है कि एक ही स्क्रीन पर 50 अलग-अलग तरह के चार्ट्स, 3D ग्राफ्स, मैप्स और ढेरों रंग-बिरंगे विजुअल्स भर दिए जाते हैं। ये बहुत ही आम गलती है। विजुअल क्लटर सिर्फ आंखों के लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कैसे? क्योंकि डैशबोर्ड पर मौजूद हर एक चार्ट बैकएंड में एक अलग डेटाबेस क्वेरी जनरेट करता है। अगर स्क्रीन पर 30 चार्ट्स हैं, तो एक साथ 30 भारी भरकम क्वेरीज डेटाबेस पर हिट करेंगी। बाप रे, फिर तो सिस्टम का रोना तय है। वही तो, रिपोर्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि विजुअलाइजेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए। उसमें केवल सबसे जरूरी मैट्रिक्स या की मैट्रिक्स ही दिखाए जाने चाहिए। और अगर किसी को डिटेल देखनी हो तो उसके लिए ड्रिल डाउन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सारा डेटा पहले ही पेज पर डंप कर देना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। डैशबोर्ड हल्का रखें। इसके अलावा रिपोर्ट में डेटा प्रोसेसिंग और इंक्रीमेंटल लोड्स को लेकर भी काफी जोर दिया गया है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक डेटा यानी हिस्टोरिकल डेटा को बार-बार रिफ्रेश करना एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। निस्संदेह। हर रात पिछले 10 सालों के सेल्स डेटा को फिर से प्रोसेस और लोड करना समय और कंप्यूट पावर की भयंकर बर्बादी है। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका तरीका है इंक्रीमेंटल लोड्स। ये तकनीक यही सुनिश्चित करती है कि सिस्टम केवल उसी डेटा को उठाए जो कल रात के बाद से नया आया है या जिसमें कोई बदलाव हुआ है। ये तो काफी स्मार्ट अप्रोच है।
और इसके साथ ही BI टूल के अंदर डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के बजाय डेटा के टूल में पहुंचने से पहले ही उसे डेटा वेयरहाउस या ETL पाइपलाइन में क्लीन और प्रोसेस कर लेना चाहिए, जिसे हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। इसका मतलब BI टूल का काम मुख्य रूप से डेटा दिखाना होना चाहिए, डेटा को प्रोसेस करना नहीं। बिल्कुल सही समझे। ये तो हो गए सामान्य सिद्धांत, लेकिन चूंकि डेटा प्रोफेशनल्स अलग-अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, रॉयल रिसर्च की रिपोर्ट ने इंडस्ट्री के कुछ सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ही विशिष्ट टिप्स भी सजाए हैं। हाँ, ये सेक्शन काफी हैंड्स ऑन है। चलिए सबसे पहले पावर BI की बात करते हैं। पावर BI में डेटा कनेक्शन के अलग-अलग मोड्स होते हैं। रिपोर्ट इनकी स्पीड को कैसे एनालाइज करती है? पावर BI के मामले में रिपोर्ट दो मुख्य मोड्स के बीच के ट्रेड ऑफ को समझाती है। एक है इंपोर्ट मोड और दूसरा डायरेक्ट क्वेरी। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इंपोर्ट मोड डेटा को पावर BI के इन मेमोरी इंजन में ले आता है, जो बहुत तेज परफॉर्मेंस देता है। लेकिन जब रियल टाइम डेटा चाहिए होता है या डेटाबेस बहुत विशाल होता है, तब डायरेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हर बार डेटाबेस से संपर्क करता है। तो डायरेक्ट क्वेरी को फास्ट कैसे बनाएं? रिपोर्ट की सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर डायरेक्ट क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावर क्वेरी का इस्तेमाल करके डेटा को डैशबोर्ड तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से शेप और फिल्टर कर लेना चाहिए। इससे सोर्स डेटाबेस पर दबाव कम पड़ेगा। हाँ, और नेटवर्क लेटेंसी भी कम होगी। ठीक है। और जो डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट टैब्लो के दीवाने हैं, उनके लिए क्या रणनीतियां हैं? टैब्लो तो वैसे भी अपने खूबसूरत विजुअल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन उसे तेज कैसे रखा जाए? टैब्लो में परफॉर्मेंस का ब्रह्मास्त्र है टैब्लो डेटा एक्सट्रैक्ट्स, यानी TDE, या नए वर्जन्स में इन्हें हाइपर एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये रिपोर्ट बताती है कि लाइव कनेक्शन के बजाय TDE का उपयोग करके डेटा का एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कॉलमनार लोकल स्नैपशॉट लिया जा सकता है। चूंकि ये डेटा को रोज के बजाय कॉलम्स में स्टोर करता है, इसलिए एग्रीगेशंस पलक झपकते ही हो जाते हैं। ये तो बहुत फास्ट होगा। और इसके अलावा टैब्लो में एक इनबिल्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्डर टूल होता है। ये टूल एक तरह का एक्सरे है। एक्सरे? वो कैसे? ये एक गैंड चार्ट जनरेट करता है जो एग्जैक्टली बता देता है कि रुकावट कहाँ आ रही है, कौन सी क्वेरी सबसे ज्यादा समय ले रही है या कौन सा विजुअल रेंडर होने में सिस्टम को हैंग कर रहा है। ये एक्सरे वाली बात वाकई शानदार है। समस्या को हवा में ढूंढने के बजाय सीधा जड़ पर वार करना। और अंत में क्लिक का जिक्र आता है। क्लिक का अपना एक अलग ही आर्किटेक्चर है। रिपोर्ट क्लिक सेंस या क्लिक व्यू के यूजर्स को क्या ऑप्टिमाइज करने की सलाह देती है? देखिए, क्लिक का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है इसका एसोसिएटिव मॉडल। ये ट्रेडिशनल SQL से कैसे अलग है? पारंपरिक SQL में आपको डेटा को एक तय रास्ते से ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन क्लिक सारे डेटा को मेमोरी में लोड करके हर एक डेटा पॉइंट का दूसरे के साथ संबंध या एसोसिएशन मैप कर लेता है। ओह, इसलिए इसे एसोसिएटिव मॉडल कहते हैं। हाँ, ये यूजर्स को बिना किसी प्री डिफाइंड जॉइंस के डेटा को आज़ादी से एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है। आप एक क्लिक से यह देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को किन ग्राहकों ने नहीं खरीदा। लेकिन इतना सब मेमोरी में होता है तो रैम का क्या होगा? यही सबसे बड़ा कैच है। चूंकि ये सब इन मेमोरी होता है, रैम का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। रिपोर्ट सलाह देती है कि क्लिक के डेटा लोड एडिटर में स्क्रिप्ट्स को अत्यधिक ऑप्टिमाइज करना चाहिए, सिंथेटिक कीज को हटाना चाहिए। और क्या जरूरी डेटा नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ वही डेटा कॉलम्स लोड करने चाहिए जिनकी डैशबोर्ड में सख्त जरूरत है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हमने समझा कि डेटाबेस स्तर पर क्वेरीज को कैसे ठीक किया जाए, डेटा मॉडल्स की नींव कैसे मजबूत की जाए, डैशबोर्ड्स को विजुअल क्लटर से कैसे बचाया जाए और पावर BI, टैब्लो तथा क्लिक की तकनीकी बारीकियों का फायदा कैसे उठाया जाए। लेकिन क्या एक एंटरप्राइज ग्रेड डेटा आर्किटेक्चर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? रिपोर्ट इस चर्चा को कुछ एडवांस तकनीकों और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की रणनीतियों की तरफ भी ले जाती है। बिल्कुल। जब आप हजारों यूजर्स वाले बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं तो कुछ एडवांस टेक्निकें अनिवार्य हो जाती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कैशिंग। कैशिंग का बेसिक लॉजिक क्या होता है इन सिस्टम्स में?
कैशिंग का मतलब है कि जो डैशबोर्ड या डेटा रिपोर्ट कंपनी में रोजाना सैकड़ों बार एक्सेस हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को एक तेज टेम्पररी स्टोरेज लेयर या मेमोरी में सेव कर लेना। तो इससे डेटाबेस पर लोड कम हो जाएगा? हाँ, इससे सिस्टम को बार बार भारी डेटाबेस क्वेरी रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तकनीक है लोड बैलेंसिंग। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे अगर सारा ट्रैफिक एक ही सर्वर पर जाएगा तो वो क्रैश हो जाएगा। लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक को होशियारी से कई अलग अलग सर्वर्स पर बांट देता है ताकि प्रोसेसिंग का भार किसी एक जगह केंद्रित ना हो। ये तो बड़े स्केल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। यानी सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एक बार डेटा मॉडल सेट करके उसे भूल नहीं सकते। बिजनेस तेजी से बदल रहे हैं, डेटा का वॉल्यूम हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और यूजर्स के सवाल अधिक जटिल होते जा रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग यानी निरंतर निगरानी बहुत जरूरी है। सिस्टम के स्वास्थ्य को लगातार ट्रैक करना, परफॉर्मेंस लॉग्स एनालाइज करना और डेटा मॉडल्स को बिजनेस की नई जरूरतों के हिसाब से अपडेट करते रहना ही लंबे समय तक सफलता की असली कुंजी है। ये एक बहुत ही पावरफुल पर्सपेक्टिव है। तो आज की इस लंबी और बेहद तकनीकी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर हम तेजी से समेटें तो शुरुआत होती है डेटा पाइपलाइन से, जहां हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लॉजिस्टिक्स हब में लगने वाले जाम को इंडेक्सिंग और प्री एग्रीगेशन के जरिए कैसे साफ किया जा सकता है। फिर हमने डेटा मॉडल्स की अहमियत को समझा, कैसे एनालिटिक्स के लिए स्टार स्कीमा की सादगी स्नोफ्लेक स्कीमा की जटिलता पर भारी पड़ती है और कैसे पार्टीशनिंग डेटा खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। बिल्कुल। हमने डैशबोर्ड्स को हल्का रखने के महत्व पर चर्चा की और देखा कि कैसे पावर बीआई का पावर क्वेरी, टैब्लू का टीडी और क्लिक का एसोसिएटिव मॉडल अपनी अपनी तरह से स्पीड को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। हाँ, सभी के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। रॉयल रिसर्च की ये विस्तृत रिपोर्ट साबित करती है कि इन ठोस रणनीतियों का पालन करके कोई भी संगठन अपने डेटा से अधिकतम मूल्य निकाल सकता है और डिसीजन मेकिंग को बिजली की तरह तेज कर सकता है। ये सारांश एकदम सटीक है। हमने आज उन सभी मैनुअल तकनीकों और आर्किटेक्चर डिजाइन्स को कवर कर लिया है जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा नया विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस रिपोर्ट के दायरे को भविष्य की ओर ले जाता है। वो क्या है? आज के समय में हम इन बीआई टूल्स को तेज करने के लिए इंडेक्सिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ध्यान से डेटा मॉडल्स चुन रहे हैं और सर्वर का लोड बैलेंसिंग सेट कर रहे हैं। ये सब बहुत मैन्युअल काम है। हाँ, इसमें इंसानी दिमाग लग रहा है। लेकिन अब जबकि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा इंजीनियरिंग के हर पहलू में घुसपैठ कर रहा है, तो क्या भविष्य में हमें इन बीआई टूल्स को मैन्युअली ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? वाओ! क्या आने वाले समय में ये डैशबोर्ड्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके रियल टाइम में खुद ब खुद अपनी क्वेरीज को रीराइट कर लें, यूजर के पूछने से पहले ही स्कीमा बदल लें और सर्वर लोड को ऑटोनोमस तरीके से बैलेंस कर लें? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य में डेटा प्रोफेशनल्स की भूमिका को पूरी तरह से बदल सकता है। वाह! ये सच में बहुत ही रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग एआई संचालित बीआई टूल्स। अगर ऐसा हुआ तो हम सचमुच डेटा एनालिटिक्स के एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर डेटा प्रोफेशनल को विचार करना चाहिए। खैर, इसी भविष्योन्मुखी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। डेटा की दुनिया बहुत विशाल है और उसे तेज और प्रासंगिक बनाए रखना विज्ञान से कम नहीं है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार डेटा और तकनीक के एक नए दिलचस्प पहलू के साथ।